वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में। 2024, 25, 26 इन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आ सकते हैं। खास करके आप में से जो छात्र छात्राएं अभी प्रथम सेमेस्टर यानी प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करके आए हैं, प्रथम सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर पास करके आए हैं, या अभी रिजल्ट नहीं भी निकला है, थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, सोच रहे हैं कि कौन से प्रश्न थर्ड सेमेस्टर में आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, किस तरीके के प्रश्न आएंगे, तो बिल्कुल चिंता ना करें। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपको विधिवत तरीके से समझाएगा, बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके के प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को कैसे लिखना है, सारे चीज़ों को मैं समझाने का काम करता हूं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बीए थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करते हैं, राजनीति शास्त्र के, राजनीति विज्ञान के, पॉलिटिकल साइंस के। जब आप बीए थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, बीए सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में, तो आपको राजनीति शास्त्र के अंतर्गत पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पढ़ना होता है। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का मतलब होता है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। तो भारत में जो राजनीतिक प्रक्रिया रही है शुरुआत से लेकर के, जैसे कि अगर बात करें भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर के और अब तक भारत में किस प्रकार की प्रक्रियाएं रही हैं, उन्हीं के बारे में हमको समझना है, जानना है। ठीक है। और ये लिखित मॉडल पेपर है, इसका मतलब ये है कि इसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपको समझने को मिलेंगे। ठीक है। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो इन प्रश्नों को एकदम से रट लीजिएगा। विश्वास मानिए कि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, बस इस हिसाब से आप इस वीडियो को देखें। निश्चित तौर पर आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी आपकी परीक्षा में। लगभग 60 या 70% आपको, आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आप में प्रश्न आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। यही प्रश्न आएंगे। अब कौन कौन से प्रश्न आएंगे आगे चल करके हम लोगों को वो चीजें मिलेंगी। देखें, राजनीति विज्ञान बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया पढ़नी है। आइए देखते हैं। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी संख्या 10 होती है, और 10 के 10 प्रश्नों को अर्थात सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो बहुत ही बारीकी से, आसानी से आप इन प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे, क्योंकि ये उत्तर जो होते हैं बहुत ही सरल होते हैं, और मतलब बहुत ही कम शब्दों में आपको लिखना होता है। और इन उत्तर को आप अगर मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं, जहां तक मुझे जानकारी है या जहां तक मैंने प्रोफेसर्स वगैरह से बातचीत करी, तो उस दौरान मुझे ये पता चला कि भाई जब आपकी कॉपी चेक होती है तो उस दौरान जो छोटे प्रश्न होते हैं उन पर एक प्रकार से एग्जामिनर की नज़र ज़्यादा होती है। छोटे प्रश्नों को पढ़ करके और उन्हीं का उत्तर चेक करके वो बड़े प्रश्नों का मूल्यांकन कर देते हैं। तो इस आधार पर आप लोगों को बहुत ही बारीकी से जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनके उत्तर को लिखना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर बहुत ही हेल्प करेंगे आपकी परीक्षा में और बहुत ही अच्छे तरीके से आप जान पाओगे। ठीक है। चले, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया हुआ है कि लोकतंत्र के बारे में बताएं, यानी लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। कुल मिलाकर के लोकतंत्र लिख करके ऐसे अगर छोड़ दे तो इसका मतलब ये है कि आपको डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के बारे में बताना है। तो लोकतंत्र बेसिकली अगर बात करें तो ये डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है लोकतंत्र। और डेमोक्रेसी जो शब्द बना हुआ है ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द तो है डिमोम, डिमोस, और दूसरा शब्द है क्रेटिया। तो डिमोस और क्रेटिया से मिलकर के बना है डेमोक्रेसी। यूनानी भाषा में डेमोस का मतलब होता है जो है प्रज्ञा, मतलब प्रज्ञा या क्रेटिया। ठीक है। मतलब एक प्रकार से इस शब्द का मतलब होता है शासन से। ठीक है। ये बात ध्यान रखें, मतलब कि जो आपका ये शब्द होता है डेमोस, इसका मतलब होता है प्रज्ञा, और क्रेटिया का मतलब होता है शासन। ठीक है। यानी दोनों का मतलब होता है सॉरी, प्रज्ञा नहीं होगा, प्रजा। ठीक है। डेमोस का मतलब होता है प्रजा और क्रेटिया का मतलब होता है शासन, यानी कि प्रजा का शासन ही एक प्रकार से बोले तो लोकतंत्र होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, समझ में आ रही चीजें। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या हुआ? प्रजा का शासन या लोगों का शासन या जनता का शासन क्या होता है? लोकतंत्र होता है। और एक विद्वान का आप लोग नाम जानते होंगे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को कहा कि भाई लोकतंत्र जो होता है वो लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों का शासन होता है, यानी जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन जो होता है वही लोकतंत्र होता है। ये बात किसने कही थी? ये बात अब्राहम लिंकन ने कही थी, अमेरिका के राष्ट्रपति थे ये। ठीक है।
तो लोकतंत्र की परिभाषा अन्य विद्वानों ने भी दी है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे कि एक आध दो विद्वानों के नाम भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि जॉर्ज सीले महोदय ने कहा कि लोकतंत्र एक पेशी सरकार होती है जिसमें हर एक व्यक्ति का एक हिस्सा होता है। ठीक है, मतलब हर एक व्यक्ति इसमें भाग लेता है। ये बात किसने बताई? सीले महोदय ने बताई। ये बात ध्यान रखें, किसने बताई? सीले महोदय ने बताई। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग चीज़ों को जान पा रहे हैं, तो ऐसे ही समझेंगे आगे हम। दूसरे विद्वान आप लिख सकते हो डायसी। तो डायसी महोदय कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसके या जिसमें शासक जो होता है, शासक वर्ग जो होता है, राष्ट्र का एक प्रमुख हिस्सा होता है। यूनान के एक प्रसिद्ध लेखक हैं हेरोडोटस, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा हेरोडोटस का। ठीक है, उन्होंने कहा लोकतंत्र के बारे में कि जिसमें सबसे उच्च शक्ति सभी लोगों के पास होती है, ऐसे शासन व्यवस्था को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि वह शासन जिसमें राज्य की सत्ता पूरे समाज के हाथों में निहित होती है, किसी विशेष वर्ग या श्रेणी के हाथ में नहीं होती है, उस शासन व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं या डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी आपकी यही होती है, लोकतंत्र यही होता है। ये बात ध्यान है। कुल मिलाकर के अगर आप अपने शब्दों में परिभाषा लिखें तो आप लिख सकते हैं कि लोकतंत्र जो होता है या लोकतंत्रीय शासन में क्या होता है, जो जनता होती है वो सर्वोच्च होती है। सारी की सारी शक्तियाँ किसके पास निहित होती, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, वो जनता के ऊपर ही एक प्रकार से सारी शक्तियाँ, जनता खुद ही शासन करती है। इसमें लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य होता है जनता का रासायनिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार के कल्याण, सांस्कृतिक, इन सभी प्रकार के कल्याण हो सके। तो लोकतंत्रीकरण में लोकतंत्र बहुत जबरदस्त भूमिका निभाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। लोकतंत्र कुल मिलाकर के आप समझें ऐसे, तो लोकतंत्र की विशेषताओं को अगर आप समझेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप जान पाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र जो होता है आम लोगों की भलाई का एक प्रकार से एक साधन होता है, समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है, स्वतंत्रता मानव विकास के लिए आवश्यक है और स्वतंत्रता की बात करता है लोकतंत्र। लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है लोकतंत्र से, विद्रोह या क्रांति की कोई संभावना नहीं होती इसमें, जिम्मेदार सरकार, मजबूत और कुशल शासन होता है, उदारवादी सरकार होती है, देशभक्ति की भावना का विकास होता है लोकतंत्र में, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा लोकतंत्र करता है, और इसके अलावा कानूनों का अधिक पालन होता है लोकतंत्र में, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र जो है खास करके दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना भारत, ये बात ध्यान रखेंगे। और खास करके यही होता है लोकतंत्र के बारे में। अच्छा, लोकतंत्र का दोष भी बहुत सारे हैं, जैसे लोकतंत्र में अकुशलता का पोषक है लोकतंत्र, उग्र दलबंदी हो सकती है लोकतंत्र में, और नैतिक मूल्यों की उपेक्षा की जाती है लोकतंत्र में। प्रजातंत्र जो है धनिक अल्पतंत्र ही होता है, जो धनी लोग होते हैं वही मुख्य रूप से इन सभी मामलों में भाग ले पाते हैं। खर्चीली पद्धति है लोकतंत्र, अस्थायित्व का अभाव होता है इसमें, सरकार कभी भी भंग हो सकती है, बहुमत की तानाशाही हो जाती है इसमें, जिसके पास बहुमत है वो जो चाहे वो करे। तो ये सब लोकतंत्र के दोष होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के लोकतंत्र जो होता है ये सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, और प्रजातंत्र की महानतम शक्ति इस बात में निहित होती है कि उससे बेहतर और कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए प्रजातंत्र जो है आज दुनिया का सबसे जबरदस्त शासन व्यवस्था का एक अंग माना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये है भैया लोकतंत्र। दूसरा प्रश्न है संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, इसको बताएं। फटाफट से आप बताने का काम करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली की अगर बात करें तो संघात्मक शासन प्रणाली जो होती है ये खास करके भारतीय संविधान जो है वो खास करके अर्ध संघात्मक व्यवस्था फॉलो करता है, ये बात ध्यान रखेंगे। संघ शब्द जो बना हुआ है ये आंग्ल भाषा के फेडरेशन शब्द से बना हुआ, आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा के फेडरेशन शब्द से बना हुआ है संघ या संघात्मक या संघ। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। फेडरेशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। फोडोस शब्द से बना फेडरेशन, फेडरेशन से बना संघ। ठीक है, फोडोस का मतलब होता है संधि या कोई समझौता टाइप का, तो वो होता है मतलब फोडोस, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, और उसी फोडोस से बना है फेडरेशन, यानी एक संधि, एक समझौता। यानी दो या दो से अधिक राज्य एक संधि अथवा समझौते के द्वारा मिल करके एक नए राज्य का निर्माण जब करते हैं तो वह राज्य संघ राज्य कहा जाता है। जैसे अमेरिका राज्य जो है या अमेरिका देश जो है वो एक प्रकार से संघात्मक शासन व्यवस्था का राज्य है। जैसे आपका स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब राज्यों के संघ हैं, लेकिन ऐसे राज्यों के संघ है जो एक प्रकार से अपने आप में भी नागरिकता रखते हैं। अमेरिका के राज्य की
अलग नागरिकता होती है और देश की अलग नागरिकता होती है। तो ये सब संघात्मक राज्य हैं कि कई राज्य मिल करके, कई छोटे-छोटे देश मिल करके एक बड़े देश का निर्माण करते हैं। ये होता है एक प्रकार से संघात्मक शासन। जबकि भारत में क्या है, राज्य तो हैं, भारत में मिल करके देश का निर्माण हुआ है, लेकिन केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है, किसी भी राज्य की अपनी नागरिकता नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारत में नहीं है। तो भारत एक अर्ध संघात्मक व्यवस्था है, जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड ये सब संघात्मक शासन प्रणाली के उदाहरण है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो यही सब होता है संघात्मक शासन व्यवस्था। अच्छा, संघात्मक शासन उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य शक्ति संविधान द्वारा केंद्र तथा संघ की जो इकाइयां होती हैं उसके बीच में बटी होती है। ठीक है, एक संघीय या केंद्रीय सरकार होती है और एक राज्य या प्रांतीय सरकार होती है, और दोनों सरकारें सीधे संविधान से ही शक्तियां, अथवा प्रांतीय सरकारें जो होती हैं वो केंद्र सरकार और प्रांत सरकार जो होती हैं वो सब संविधान से ही शक्तियां पाती हैं। दोनों सरकारें सीधे संविधान से ही शक्तियां प्राप्त करती हैं। दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। दोनों की एक प्रकार से सत्ता मौलिक रहती है। दोनों का अस्तित्व संविधान पर निर्भर करता है। संविधान में जो बातें हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग दोनों यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार काम करती है। तो अमेरिका वगैरह में ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन भारत में आप देखते हैं अर्ध संघात्मक व्यवस्था है। और केसी वीयर महोदय कहते हैं कि संघीय शासन प्रणाली में सरकार की शक्तियां पूरे देश की सरकार और देश के विभिन्न प्रदेशों की सरकारों के बीच विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक सरकार अपने अपने क्षेत्र में कानूनी तौर पर एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती हैं एकदम से, और सारे देश की सरकार का अपना ही अधिकार क्षेत्र होता है। और यह देश में या देश से संगठक अंगों की सरकारों के किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपने अधिकारों का उपयोग कर सकती है। कुल मिलाकर के अगर बताएं तो मतलब राज्य का अलग एक प्रकार से सरकार होगी और केंद्र की अलग सरकार होगी, और केंद्र सरकार अपने नियमों को राज्य सरकार पर नहीं थोपेगी। ये होता है एक प्रकार से संघात्मक शासन प्रणाली। जबकि अर्ध संघात्मक में क्या होता है, भारत में जो अर्ध संघात्मक है उसमें आप देखते हैं केंद्र ज़्यादा बलवान है और राज्यों की शक्तियाँ कम हैं। ये बात क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा प्रश्न है भैया, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसको क्या कहते हैं? राजनीतिक दल जो होता है व्यक्तियों का वह संगठित रूप होता है जिसके सदस्य जो होते हैं राजनीतिक इकाई के रूप में राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ जुड़े रहते हैं, एक साथ काम करते हैं मिलजुल करके। तो राजनीतिक मामलों में जब कई सारे व्यक्ति इकट्ठा होकर के और एक ही विचारधारा पर काम करते हैं तो वो एक प्रकार से समूह व्यक्तियों का वो राजनीतिक दल कहलाता है, पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। इसका एक मुखिया होता है। तो इस प्रकार व्यक्ति अपने राजनीतिक उद्देश्यों को भी संगठन के माध्यम से प्राप्त करता है, और जब किसी संगठन का उद्देश्य राजनीतिक होता है तो ये जान जाइए कि वही राजनीतिक दल या वही पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। क्लियर? समझ में आ रही चीजें? तो अच्छा, इसको अगर कुछ विद्वानों के अनुसार समझना चाहें तो आप जैसे एडमंड बर्क महोदय हैं, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से परिभाषित किया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। कहा कि राजनीतिक दल जो होता है मनुष्य के उस संगठन को कहते हैं जो किसी एक सिद्धांत पर सहमत हो, जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित संपन्न किया जा सके, तो उसको हम राजनीतिक दल कहते हैं। यानी ऐसे मनुष्यों का संगठन जो किसी एक निश्चित सिद्धांत पर काम करता हो, एक निश्चित विचारधारा पर काम करता हो, और जिस विचारधारा का उद्देश्य क्या हो, राष्ट्रीय हित हो, तब उसको पॉलिटिकल पार्टीज बोलेंगे। जैसे समाजवाद को लेकर के समाजवादी पार्टी बनी, भाजपा आप देखते हैं बनी, तो भाजपा की अपनी विचारधारा है, समाजवादी की अपनी विचारधारा है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी विचारधारा है। तो ऐसे ऐसे आप देखते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं देश में। तो इसकी परिभाषा को गैटिल महोदय ने दिया। गैटिल ने कहा कि अच्छा, गैटिल महोदय बड़ी लंबी परिभाषा देते हैं। कहते हैं कि राजनीतिक दल उन नागरिकों का कम या अधिक संगठित समूह होता है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक राजनीतिक इकाई के रूप में जब कार्य करता है और अपनी राजनीतिक शक्तियों के प्रयोग के द्वारा शासन को हस्तगत करने और अपनी नीतियों को कार्य रूप देने का प्रयत्न करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं भैया राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। लीकॉक कहते हैं कि राजनीतिक दल से हमारा तात्पर्य नागरिकों के उस न्यून अधिक संगठित समूह से, न्यून अधिक मतलब कि चाहे ज्यादा चाहे कम, ठीक है, जो संगठित इकाई के रूप में कार्य करता है। ये बात ध्यान रखेंगे। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि राजनीतिक दल वह संगठित समूह है
जो ऐच्छिक रूप से अपनी शक्ति को, अपनी पावर को राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति में लगाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये परिभाषा जो इन लोगों ने दी है, इसके आधार पर अगर आप बताएं तो कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जो होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, व्यक्तियों का संगठन होता है, जिसके सदस्य राजनीतिक इकाई के रूप में राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ मिल करके काम करते हैं, एक साथ मिल करके प्रयत्नशील रहते हैं, जिसका सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दल संगठित होते हैं और राजनीतिक उद्देश्यों को भी संगठन का माध्यम बनाया जाता है। तो यही सब चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की विशेषताएं। और पॉलिटिकल पार्टी मुख्य रूप से कई प्रकार की होती है। एक तो होती है एक दलीय प्रणाली, एक होती है प्रमुख दलीय प्रणाली, एक होती है दो दलीय प्रणाली, एक होती है बहुदलीय प्रणाली और एक होती है गैर पक्षपातपूर्ण प्रणाली। ठीक है, तो ये कई प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का काम करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आगे हम और बढ़ते रहेंगे और चीज़ों को जानते रहेंगे। चौथा प्रश्न है 74वां संविधान संशोधन। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 74वां संविधान संशोधन। 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायती राज व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था भैया? 73वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था, फटाफट से आप बताएंगे कब हुआ था 73वां संविधान संशोधन? 1993 में, ठीक है, या 1992 में आप बोले, ठीक है, 1992 या 91 के आसपास 73वां संविधान संशोधन होता है। 73वें संविधान संशोधन की अगर बात करें तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची व्यवस्था की जाती है। और पंचायत के बारे में कि भाई पंचायत की सभी सीटों के पंचायत का निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष चुनाव कैसे होगा, निर्वाचित व्यक्तियों के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो एक प्रकार से ये पंचायतों का जो कार्यकाल 5 वर्ष होगा सभी पंचायत क्षेत्र का, तो ये पंचायती राज व्यवस्थाओं को लेकर के 73वां संविधान संशोधन आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और मुख्य रूप से अगर देखें तो ये 1993 में ही आता है 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, और 74वां भी इसी समय आता है। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो देखें 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है, ठीक है, जबकि जो 74वां संविधान संशोधन है ये रिलेटेड है किससे भाई? नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो इसमें क्या किया गया, इसमें आप देखते हैं नगर पंचायत में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, ये 3 क्षेत्रों में नगरों को बांट दिया गया इसमें, ठीक है। जो नगर पंचायत है उस मतलब उसमें आप देखते हैं नगर पंचायतों में क्या होती है कि ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में संगठित की जाती है ये, जो गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। ऐसे गांव जो कि शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं वो नगर पंचायत कहे जाते हैं। नगर पालिका परिषद जो होता है छोटे शहरों या जो लघु नगरीय क्षेत्र है उनको नगर पालिका परिषद का दर्जा दिया जाता है। नगर निगम जो बड़े नगरीय क्षेत्र हैं महानगरों में गठित की जाती है और खास करके यही सब मतलब जो बड़े बड़े नगर हैं उसमें नगर निगम काम करता है। तो जैसे आप देखते हैं ग्राम पंचायतों में 73वां संविधान संशोधन में क्या हुआ कि एक तो होगा ग्राम पंचायत, आपका जैसे नगर पंचायत है वैसे ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद में ग्राम पंचायत का मुखिया ग्राम प्रधान होता है, ठीक है। तो दूसरा जो आता है उससे बड़ा वो होता है क्षेत्र पंचायत, जिसको नगर पालिका परिषद जैसे होता है वैसे क्षेत्र पंचायत होता है गाँव वगैरह को लेकर के। तो क्षेत्र पंचायत जो होता है वो प्रखंड उसके प्रमुख होते हैं, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी वाला जो चुनाव होता है वो, ठीक है। और तीसरा जो होता है 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जो ग्राम पंचायतों में वो होता है आपका कौन सा भैया? वो होता है जिला पंचायत। जिला पंचायत जो होता है आप देखते हैं जिला पंचायती का चुनाव होता है सदस्य का, तो वो होता है जिला पंचायत। तो उसी प्रकार से नगर निगम होता है नगरों में शहरों में, ठीक है। तो गाँव में जहाँ ग्राम पंचायत वहीं नगरों में नगर पंचायत, जहाँ गाँव में क्षेत्र पंचायत, ठीक है, वहीं पर शहरों में नगर पालिका परिषद और जहाँ पर गाँव में जिला पंचायत वहीं पर नगरों में नगर निगम की व्यवस्था की गई 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों की बात करता है, 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायतों की बात करता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई,
जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 विषयों की सूची भी निर्दिष्ट की गई, ये बात ध्यान रखेंगे। और खास करके जो 73वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। नगर पालिका की सभी सीटों का नगर पालिका निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गए व्यक्तियों के द्वारा भरा जाएगा, ये बात बताई गई। इसके अलावा आरक्षित सीटों की संख्या 1/3 से कम नहीं होगी। सारी बातें जो है पंचायतों को लेकर के यहाँ पर बताई जाती है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का काम करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां प्रश्न है, दबाव समूह किसे कहते हैं? दबाव समूह को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स, और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रेशर ग्रुप्स, खास करके पॉलिटिकल पार्टीज से अपना काम निकलवाने के लिए। दबाव समूह की अगर बात करें तो दबाव समूह इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दबाव समूह के द्वारा, दबाव समूह कोई राजनीतिक दल नहीं होता है, राजनीतिक दल नहीं होता है, लेकिन ये सामाजिक दल एक प्रकार से मान सकते हैं। ये समान हित वाले लोगों का एक संगठन होता है, एक संघ होता है, जिसका उद्देश्य होता है कि भाई अपने प्रयासों से या संगठन के प्रयासों के द्वारा अपने हित किए जाएं, मतलब जनता का हित किया जाए। राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करते हैं, मतलब ये बिना राजनीति में भाग लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करते हैं, जैसे कि विद्यार्थी संगठन हो गया, मजदूरों का संगठन हो गया, या एक प्रकार से बोले तो टीचर्स का संगठन हो गया, या नाना प्रकार के जो संगठन है अलग अलग क्षेत्रों में मजदूरों के संगठन हो गए। तो ये सब क्या करते हैं, आमतौर पर राजनीति को प्रभावित करते हैं, ठीक है, और राजनीति से अपना काम करवाते हैं। चाहे अगर राजनीति वो काम नहीं करना चाहते, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन उन पर प्रेशर डालते हैं कि भाई आपको ये काम करना पड़ेगा, नहीं जनता जो होती है प्रेशर ग्रुप्स के साथ होती है, दबाव समूहों के साथ होती है। तो दबाव समूह जो होंगे वो धरना देंगे और अपना काम करवाएंगे। जैसे अभी हाल फिलहाल में अगर बताएं तो गोंडा में विश्वविद्यालय आया था, उसको लेकर के कुछ हुआ, कुछ उसमें दिक्कतें आ रही थी, उसको लेकर के धरना हुआ और फिर बच्चों का एक प्रकार से सुना गया और बहुत लोगों ने उसमें मेहनत करी और फिर गोंडा में विश्वविद्यालय की बात कही गई और बनने को लेकर के एक जो है रिट जारी की गई, एक नोट्स जारी किया गया, एक प्रकार से ज्ञापन आया। तो क्या हुआ कि प्रेशर ग्रुप से ही होते हैं, जैसे विद्यार्थी लोग, आप देख रहे हैं कि विद्यार्थी लोग धरना देते हैं और उसके बाद में अपना काम करवाते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि बड़े बड़े दल होते हैं, बड़े बड़े, जैसे आप देखते हैं आरएसएस हो गया, ये सब एक दल है कि भाई आरएसएस है, लेकिन राजनीति पर आप देखते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जरूर डालते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि इसी प्रकार से और भी संगठन है जो कि भले ही वो राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन वो राजनीति में अपनी छाप छोड़ते हैं और राजनीति से अपना काम करवाते हैं, समान हित के लिए काम करवाते हैं। तो दबाव समूह यही होते हैं। दबाव समूह का उद्देश्य होता है सार्वजनिक हित के स्थान पर सदस्यों का हित कल्याण करना। दबाव समूह का उद्देश्य सीमित होता है, किसी वर्ग विशेष के हितों की रक्षा करना उनका उद्देश्य होता है। दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो हिंसा भी करते हैं, अहिंसात्मक भी प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स का स्वरूप संगठित और असंगठित दोनों प्रकार का हो सकता है। दबाव समूह पूंजीवादी राष्ट्र और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अधिक तरीके से आपको दिखेंगे, बहुत ज़्यादा दिखेंगे। दबाव समूह जो होता है कानून और तर्कसंगत तरीकों के द्वारा सरकार की नीति निर्माण और नीति निर्धारण के तरीके को प्रभावित करते हैं। तो दबाव समूह की यही सारी इच्छा होती है। दबाव समूह जो होते हैं ये राजनीतिक शक्तियों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और कुछ खास कार्यक्रमों और मुद्दों से संबंधित होते हैं। इनकी इच्छा सरकार में प्रभाव बना करके अपने सदस्यों की जो एक प्रकार से हित होते हैं लोगों के, उन्हीं को पाना होता है। तो ये होते हैं दबाव समूह, ठीक है। दबाव समूह जो होता है जनता जो कि साथ होती है और अपने हितों के संरक्षण के दौरान सरकार की निरंकुशता से जनता की रक्षा करना दबाव समूह का एक लक्षण होता है, काम होता है। तो ये होता है दबाव समूह। भैया आपको समझ में आ गया। जनगत को शिक्षित करना, आंकड़े एकत्रित करना, सरकार को आंकड़े मुहैया करवाना जिससे विवेकपूर्ण नीति और कानून बनाना संभव हो सके, सरकार को ये बताना कि भाई ये कमियां हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं। तो इस प्रकार से जो दबाव समूह होते हैं वो पॉलिटिकल मामलों में हस्तक्षेप जरूर, मतलब हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल मामलों में बहुत इनकी भूमिका होती है। राजनीतिक दल में बड़ी भूमिका होती है। वोट अगर मिलना है तो राजनीतिक दलों को दबाव समूहों के आगे झुकना ही पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, धर्मनिरपेक्षता।
धर्मनिरपेक्षता क्या है भैया, फटाफट से आप बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। सब क्या बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता को भाई, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता जो है, ये एक प्रकार से यहाँ का शब्द नहीं है भारत का, ये है विदेशी शब्द, लेकिन जो विदेश में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है वो भारत में नहीं है। धर्मनिरपेक्षता की अगर बात की जाए तो, अगर बात करें तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य, राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले में धर्म को दूर रखें और सरकार धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव ना करे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मतलब सरकार जो होगी वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी और ना ही किसी धर्म को नीचे ढकेलेगी। सभी धर्मों के विकास के अवसर मुहैया करवाएगी, सभी धर्मों को एक प्रकार से विकास का मतलब सभी धर्मों के लोगों को उनके उनके धर्मों वालों लोगों को मानने की छूट रहेगी। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी धर्म का विरोध करना बिल्कुल भी नहीं होता। ये बात मत सोचिए कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि धर्म को रोक देना, धर्म ही नहीं वहां पर चलता है ना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि सभी को अपने विश्वासों और अपनी मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देना, ताकि सभी लोग अपने अपने धर्म को माने, अपने अपने धर्म के बताए हुए मार्ग पर चले। ये जो है, जो राष्ट्र छूट देता है वो होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। धर्मनिरपेक्षता राज्य जो होता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य जो होता है, उसमें उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी धर्म को नहीं मानता, नास्तिक है, उसको भी अपने विचारों को रखने का पूरा अधिकार धर्मनिरपेक्ष राज्य देता है। ये बात ध्यान रखेंगे। धर्मनिरपेक्ष भारत भी है। भारत में आप देखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलजुल करके, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध सब रहते हैं। किसी प्रकार का कोई किसी को प्रताड़ित करने की बात ही नहीं होती है। सब सुखी हैं, सबका साथ सबका विकास की बात होती है। तो आप देखें, धर्मनिरपेक्षता इसी को कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता राज्य जो होता है, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्म व्यक्ति का नितांत निजी मामला होता है, जिसे व्यक्ति अपने हिसाब से मैनेज करे, लेकिन संविधान के खिलाफ आप धर्म के बताए गए मार्ग पर ना चलें। अगर धर्म में आपके बताएगा कि भाई ये करना है और संविधान में लिखा है कि भाई ये चीज़ आपको नहीं करना है, तो आप उन चीज़ को नहीं कर सकते। धर्म एक देश में कानून से बढ़ करके नहीं हो सकता है। ये एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष राज्य की भी विशेषता रही है, ठीक है। मतलब राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा धर्म में जब तक कि विभिन्न धर्मों की मूल धारणाओं में आपस में टकराव की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। तो यानी कि धर्मनिरपेक्षता जो होता है ये इम्पोर्टेंट तो है ही, चूंकि हर एक देश यही चाहते कि वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित करने वाले कई सारी कारक हैं, जैसे पश्चिमीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, यातायात और नगर संचार के साधन, आधुनिक शिक्षा पद्धति, धार्मिक और सामाजिक सुधार, सरकारी प्रयत्न किए गए, राजनीतिक दल बनाए गए, स्वतंत्रता आंदोलन हुए इसको लेकर के। और भारत में धर्मनिरपेक्षता, आपको पता होगा कि धर्मनिरपेक्षता शब्द पहले भारत के संविधान में नहीं था, लेकिन बाद में इसको ऐड किया गया है, ठीक है। 1976 में या 42वां संविधान संशोधन हुआ था, या 44वां संविधान संशोधन। तो 42वां हुआ था 1976 में, 44वां हुआ था 1978 में। मुझे इसमें से दोनों में थोड़ा सा दिक्कतें हैं, लेकिन हालांकि इसी दोनों संविधान संशोधन में इस शब्द को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता को, पंथ निरपेक्षता को। ये बात ध्यान रखेंगे। तो पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं करता है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करता है। भारत का संविधान किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, हर एक धर्म को फलने फूलने का बराबर अवसर देता है, और जो अल्पसंख्यक हैं उनको बढ़ने का खूब अवसर देता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए पढ़ने की व्यवस्था उनको मतलब सरकार से फंड मुहैया भी करवाता है। ये बात ध्यान रखें। जैसे मदरसे वगैरह को लेकर के जो बातें होती है, तो उसमें भी भारतीय सरकार से पैसे दिया जाता है, ठीक है। तो उसको लेकर बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, लेकिन वो अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है। अल्पसंख्यक में जैसे ईसाई लोग हो गए, ठीक है, मुस्लिम लोग हो गए। अच्छा, मुस्लिम लोगों की आबादी अब बढ़ी है, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो अल्पसंख्यक है ही नहीं। चूंकि अभी भी वो अल्पसंख्यक इसलिए मान सकते हैं उनको, चूंकि क्या होता है कि भाई भले ही उनकी संख्या बढ़ गई है, लेकिन फिर भी अभी भी वो मतलब जैसे हिंदू जो आबादी है उससे कम है। तो जब कभी भी किसी धर्म विशेष की आबादी से कोई धर्म विशेष कम होता है, बहुत ही संख्या में कम होता है, तो उसको बोलते हैं। चूंकि भारत में बहुत ज़्यादा आबादी है, और इस दृष्टि से देखें तो मतलब मुस्लिम अल्पसंख्यक भारत में बिल्कुल एक दृष्टि से देखेंगे तो है भी, और एक दृष्टि से देखेंगे तो नहीं है। कैसे? जैसे पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं उससे ज़्यादा भारत में मुसलमान हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे।
तो पाकिस्तान अगर ये सोचे कि भाई मुसलमान जो होंगे हमारे बारे में सोचेंगे, अब देखिए पाकिस्तान के जो बहुत सारे लोग हैं वो ट्रोल कर रहे हैं मोहम्मद सामी को। अब वो देखिए 5 विकेट लिया और लगातार ऐसा करने वाला सबसे हाईएस्ट लगभग भारत का हो गया है मोहम्मद सामी। अब देखिए उसकी बॉलिंग, अब वो बॉलिंग करता है, मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद में वो इंडियन टीम में देखिए बेंच पर बैठा था, उसके अंदर उठ करके आया और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। मोहम्मद सिराज को आप देखें, जसप्रीत बुमराह को देखें। अच्छा, बुमराह जब तक नहीं थे आप देखें इस टीम में, तब तक देखिए तालमेल नहीं बैठ रहा था। अब देखिए तिकड़ी आ गई, मोहम्मद सिराज, बुमराह और शमी, कितने ज़बरदस्त बॉलर हैं ये इंडिया के, और धुआं धुआं करके रखा है, पूरे वर्ल्ड कप में तबाही मचा करके रखा है। ये एक प्रकार से आप देखें, मौका अगर नहीं मिलता मोहम्मद शमी को तो क्या वो 5 विकेट ले पाता? नहीं ले पाता। इसीलिए मौके का इंतजार करें और मौका जब मिले तब करें। अब इसको लेकर के उसको कह रहे हैं कि भाई वो इंडिया में है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इंडिया में किसी प्रकार का कोई दबाव किसी व्यक्ति पर नहीं होता है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और प्रेम के भाव इंडिया में पलते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यही होता है धर्मनिरपेक्षता, कि भारत के टीम में भी आप देखते हैं जहां 2 मुस्लिम हैं, सिख भी उसमें खिलाए गए, ठीक है, और अभी भी कई सारे जो है सिख, जैसे हरभजन पाजी थे, ठीक है, अर्शदीप जी थे, तो इन लोगों ने भी एक प्रकार से खेला, और तमाम सारे लोग खेलते हैं। आप देखिए मतलब किसी एक धर्म विशेष को लेकर के कोई भी भारतीय मामला नहीं आगे बढ़ता है। आप देखिए संसद में बहुत सारे मुस्लिम सांसद भी हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, बहुत सारे जजेस मुस्लिम हैं। तो ऐसी बात नहीं कि मुसलमान या यहूदी या पारसी या बौद्ध धर्म, ईसाई या हिंदू, इन सभी को लेकर के कोई विशेष ओहदा दिया जाता है किसी को, नहीं। सभी को विकास के समान अवसर दिया जाता है। अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान का लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बात की पुष्टि करवाता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि भारतीय संविधान के हिसाब से सभी व्यक्ति बराबर हैं और विधि के समक्ष समानता की बात अनुच्छेद 14 करता है। कानून की दृष्टि में चाहे आप हिंदू हैं तो आप अगर किसी को मारेंगे जितना दंड आपको मिलेगा, अगर कोई मुस्लिम ने किसी को मारा है तो उतने दंड किसी मुस्लिम को मिलेगा। यहूदी ने मारा तो उसको, बौद्ध ने मारा तो उसको, जैन ने मारा तो उसको, पारसी ने मारा तो उसको, मतलब कोई भी सिख के व्यक्ति ने किसी को मारा तो उसको भी। यानी कि किसी भी धर्म का व्यक्ति कोई भी अपराध करेगा तो उस अपराध के लिए जो जो दंड आईपीसी इंडियन पिनल कोड में जो लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको दंड मिलेगा, ना कि उसके लिए कोई अलग से नियम बनाया जाएगा। शरीयत कानून या फिर हिंदू धर्म के अनुसार मनुस्मृति के अकॉर्डिंग या एक प्रकार से दुनिया भर के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके अकॉर्डिंग कोई भी संविधान, किसी भी देश का संविधान नहीं चलता है। जो संविधान में बातें लिखी हैं, इंडियन पिनल कोड में बातें लिखी हैं, उसी के अकॉर्डिंग देश चलेगा। अगर किसी को दिक्कत होती है वो एक प्रकार से आगे बढ़े और ऐसी बातें करें कि भाई संविधान में संशोधन करवा लें और करवाने के बाद में फिर अपना नियम कायदा चलाएं। जो बातें इंडियन पिनल कोड में, संविधान में लिखी हैं, संविधान सर्वोपरि होता है। संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन होता है भाई? संविधान का अंतिम व्याख्याता होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा उसको सभी को मानना पड़ेगा, ठीक है। उसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने का सीधा सा मतलब हो गया कि आप राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और धर्मनिरपेक्षता का सीधा सा मतलब होता है कि सभी धर्मों के को फलने फूलने की आज़ादी देना, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, किसी धर्म को एक प्रकार से ज़्यादा, किसी धर्म को कम महत्व ना देना। तो आप देखते हैं यही सब होता है धर्म निरपेक्षता। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जाति और वर्ग में क्या अंतर होता है? फटाफट से आप बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाति और वर्ग में अंतर। जाति और वर्ग में अंतर की अगर बात की जाए तो सबसे पहला अंतर ये होता है, जाति जो होता है एक बंद वर्ग होता है, जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है। मतलब जाति की सदस्यता जो होती है वो अनिवार्य होती है और जिस जाति में आप पैदा हुए हैं उसी जाति में एक प्रकार से आपको रहना होता है, उसमें आपको बाहर निकलने की आज़ादी नहीं मिलती है। लेकिन वर्ग में क्या होता है कि आप जो है अपने हिसाब से जी सकते हैं और अपने हिसाब से वर्ग ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो जाति एक बंद वर्ग है जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर यह है कि जाति का आधार जन्म होता है और वर्ग का आधार जन्म नहीं होता है, वर्ग का आधार कर्म होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी आपका क्या पेशा है, वर्ग का आधार शिक्षा, संपत्ति, पेशा, धर्म, इन सभी के अकॉर्डिंग एक प्रकार से होता है। और उसमें खास करके वर्ग की सदस्यता का निर्धारण जो होता है वो शिक्षा, संपत्ति, पेशा ये सब करता है, जबकि जाति का आधार जन्म होता है। आप जिस जाति में पैदा हुए हैं आप उसी जाति के होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया।
जाति और वर्ग में अंतर। तीसरा अंतर भी आप लिख लें, जाति जाति का सदस्यता प्रदान, मतलब कि जाति का सदस्यता प्रदत्त होती, मतलब कि आपको, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जिस जाति में पैदा हुए, ये ऊपर वाले की मर्जी कि आप कहाँ पर पैदा हुए हैं, ठीक है, किस जाति में पैदा, यानी जाति की सदस्यता में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वर्ग की सदस्यता आपको अर्जित करनी पड़ती है। आप अपने टैलेंट के बल पर आप किस वर्ग के सदस्य बनना है आप खुद ही डिसाइड कर पाते हैं, लेकिन जाति, आप किस जाति में होंगे पैदा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। चौथा अंतर यह है कि जाति का सदस्यता, मतलब कि जाति में पेशे निश्चित होते हैं पहले से, और वर्ग में जात मतलब जो पेशे होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं, उसको बनाना पड़ता है कि आप किस पेशे को करेंगे, ठीक है। पांचवा अंतर ये होता है कि जाति में खान पान पर प्रतिबंध होता है, कि कोई व्यक्ति इनके यहाँ पर नहीं खाता है, या कच्चा, मतलब कि कोई मांसाहार नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा, मतलब जातियों में जैसे कि कच्चा, मतलब कि तमाम प्रकार के मतलब कठोर प्रतिबंध होते हैं जातियों में, कि भाई आपको ये नहीं खाना। जैसे ब्राह्मणों को मांस वगैरह खाने को लेकर के मनाही है, आप नहीं खा सकते हैं। और हालांकि एक प्रकार से मेरे हिसाब से अगर देखें, अगर मेरा खुद का मंतव्य जो है भाई, अब इसको, इसमें किसी को बुरा ना लगे, कि मांस वगैरह नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर किसी कोई खा रहा है तो मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ। आप खाइए, खूब अच्छे से खाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैं हूँ, तो मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ शुरुआत से, तो मैं नहीं खाता हूँ। और हमारे घर में क्या, हमारा गांव जो है लगभग 50-60 लोगों का ब्राह्मण का गांव है, तो इसमें जो है कोई नहीं खाता है। अच्छा, हमारे गांव में बहुत सारे जैसे कि हरिजन लोग भी हैं, यादव लोग भी हैं, मौर्य लोग भी हैं, मतलब जितने भी, मतलब अधिकतर जाति के लोग हैं, लेकिन कोई नहीं खाता हमारे गांव में। ठाकुर लोग भी हैं तो कोई नहीं खाते हैं हमारे गांव में। मतलब ऐसा है कि भाई ब्राह्मणों जैसा ही माहौल है, सभी लोग रहते थे पहले से, तो सभी लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। तो सभी लोगों की, मतलब किसी के यहाँ पर कुछ बनता ही नहीं। आप ये सोचो कि मतलब किसी के घर में कुछ नहीं होता है। हाँ, ये मतलब अगर बात करें शराब और आपकी, तो इधर उधर के लोग, मतलब कि अब तो पीने लगे बहुत सारे लोग, लेकिन अब अगर हम देखेंगे हमारे गांव में अभी भी शराब के प्रचलन बहुत कम है, मतलब कुछ ही कुछ घरों में हुआ है, बाकी अभी बहुत सारे घर में ऐसा है कि अब हमारे घर में देख लें, हमारे घर में कुछ प्रकार, मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हमारे पिताजी थे तो वही थोड़ा बहुत मतलब कि जो होता है तमाकू वमाकू वाला, जैसे कि मतलब जो डली सुपारी और पान वगैरह टाइप का होता है, उसको खाते हैं। बाकी हमारे घर में कुछ कोई नहीं खाता है, मतलब वही सुपारी पान मसाला तक, बस इतना तक सीमित है, ठीक है। तो ये सब होता है। जाति में क्या होता है कि खान पान पर प्रतिबंध होता है, आप इनके यहाँ खाएंगे, इनके यहाँ नहीं खाएंगे। छुआछूत जैसी पहले व्यवस्था थी, अब उसको खत्म कर दिया गया है। छुआछूत ऐसे ये लोगों ने खुद बना दी है, इसमें किसी में कुछ लिखा पढ़ा नहीं था। छुआछूत, यज्ञोपवीत की बात होती थी कि यज्ञोपवीत जो धारण करेगा वो वेद छूने का अधिकारी होगा, ये बात जरूर मेंशन है कि यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमक्षसो ब्रह्म यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीत जो है, जो धारण करता था, वो वेद पढ़ने का अधिकारी होता था। आप ब्राह्मण जाति में पैदा हुए हैं, आपका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, तो आप वेद नहीं छू सकते हैं, ये नियम लिखा हुआ है। लेकिन ये नियम कहीं पर नहीं है कि आप इनके यहाँ पर खाएंगे, उनके यहाँ पर नहीं खाएंगे, या उनका बनाया नहीं खाएंगे। होता क्या था कि भाई लोग क्या करते थे कि भाई चूंकि भगवान का भोग लगाना होता है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई खुद ही बना करके भोग लगा दें, क्योंकि क्या हो, साफ सफाई बने कि ना बने, घर में मांस मछली बनती है। इस दृष्टि से लोग जो पंडित उंडित पहले के हुआ करते थे, उन्होंने सोचा ब्राह्मणों ने कि भाई अगर किसी घर में मांस मान लेते कोई बना कर खा रहा है, फिर उसी घर में मैं बनाऊं, मतलब उसी घर में वो बना करके फिर दे दे हमको, और उसके बाद में फिर हम खाएं, भगवान का भोग लगाएं, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत आएगी। इसीलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था लागू की होगी खान पान वाली। तो इस प्रकार से जाति में थी। इसके अलावा जाति का जो विवाह होता है अपने ही जाति में होता है, वर्ग में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा और भी अंतर है कि जाति वर्ग की अपेक्षा अधिक स्थिर होती है, वर्ग भंग होता है, जातियां भंग नहीं होती हैं। तो वर्ग की अपेक्षा जातियों का संस्तरण अधिक निश्चित होता है और स्पष्ट होता है जातियों में। तो जाति यही होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जाति एक बंद वर्ग है, डीएन मजूमदार ने कथन कहा था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीयता के निर्माण में के बाधक तत्वों को लिखिए। राष्ट्रीयता के निर्माण में बाधा उत्पन्न करने वाले बहुत सारे तत्व हैं, उन्हीं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से आप बताएंगे। तो राष्ट्रीयता के मार्ग में बहुत सारे तत्व हैं जो कि बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अगर बात कीजिए, पहला तत्व है आपका सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता मतलब जैसे धर्म को लेकर के अब कट्टर होना, तो ये होता है सांप्रदायिकता। दूसरा होता है भाषा को लेकर के कि भाई हमारी भाषा ही सबसे बड़ी है, तुम्हारी भाषा बेकार है, इस प्रकार के, हमारी भाषा आगे बढ़े, तुम्हारी भाषा ना बढ़े। तो ऐसे जो विचार हैं भाषावाद को लेकर के, ये भी राष्ट्रीयता में बाधा उत्पन्न करते हैं, राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करते हैं। तीसरा क्षेत्रवाद, कि अपने क्षेत्र को ही बढ़ावा देना, क्षेत्रीय मानसिकता से पीड़ित होना।
चौथी बात जातिवाद की भावना। पांचवा है रंग भेद की भावना, मतलब कि कोई काला है कोई गोरा है इसका भेद। जाति भेद मतलब आप समझ रहे, कोई ब्राह्मण कोई क्षत्रिय कोई शूद्र कोई वैश्य, ऐसे मुस्लिमों में भी बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, हिंदुओं में हर एक संप्रदाय में आप देखते हैं जातियां बट चुकी हैं। तो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, रंग भेद, इसके अलावा दूषित शिक्षा प्रणाली अगर है तो भी राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होगी। इसके अलावा नैतिक पतन और भ्रष्टाचार होगा तो भी राष्ट्रीयता में बाधा उत्पन्न होगी। और दूषित राजनीति अगर होगी तो उसमें भी दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, रंग भेद, दूषित शिक्षा प्रणाली, नैतिक पतन, भ्रष्टाचार, दूषित राजनीति, ये सभी एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, भ्रष्टाचार को रोकने के कोई 5 उपाय बताएं। भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार जो होता है, जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से हट करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अनैतिक कार्य करता है, कोई जो है अनमोरल काम करता है, ठीक है, तो वो काम होता है भ्रष्टाचार। राजनीति, प्रशासनिक और न्यायिक में व्यापक परिधि से कोई बाहर काम करता है, जल्दी काम करने व धन कमाने की मनोवृत्ति से लोग एक प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, लोग एक प्रकार से इसके कई कारण होते हैं। जब एक प्रकार से लोग सोचते हैं अपने कर्तव्यों से, अपने शक्ति पर बैठे हुए अपने अधिकारों का, अपने दायित्वों का दुरुपयोग करते हैं, अपनी भूमिका के खिलाफ काम करते हैं, तो वही चीज़ होती है एक प्रकार से भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो एक प्रकार से नैतिकता का पतन एक प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। जब नैतिकता का पतन होता है तो भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकने के कई सारे उपाय हैं। पहला उपाय है सेवा शर्तों को आकर्षण बनाया जाए। दूसरी बात, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल किया जाए। तीसरी बात, नैतिक संहिता और आचरण संहिता को स्थापित किया जाए। चौथी बात है स्वविवेकी शक्तियों को कम करना। पांचवी बात है उच्च नैतिक प्रशासनिक मूल्यों को बढ़ावा देना। छठी बात है पारदर्शिता को बढ़ावा देना। सातवीं बात है समयबद्ध लेखा परीक्षण, सूचना एकत्र करना, कठोर कानून और उचित क्रियान्वयन करना, भ्रष्टाचार निवारण संस्थानों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करना, विकेंद्रीकरण और जन सहभागिता को बढ़ावा देना। ये सब काम जब आप करेंगे तभी आप खत्म कर पाएंगे भ्रष्टाचार को। तो भ्रष्टाचार जो होता है इसके कई कारण होते हैं और इसको तभी खत्म कर पाएंगे जब इन चीज़ों को हम लोग अपना पाएंगे। ठीक है, भ्रष्टाचार उन्मूलन कानून का निर्माण करें और इसमें राजनीति से उसको दूर रखें ताकि जो है सारी चीज़ें समक्ष हो सके। अच्छा, मतलब सारी चीज़ें जो है उसमें उसको लेकर के ख़त्म हो सकें। तो भ्रष्टाचार जो है हर एक क्षेत्र में आज व्याप्त हो रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमको कानून में कठोरता लानी पड़ेगी। ठीक है, और जनता खुद, जब तक इसमें जनता खुद अगर किसी को घूस और रिश्वत नहीं देगी तब तक जो है भ्रष्टाचार, मतलब कि अगर जनता खुद ही देती तो फिर दिक्कत की बात है। जनता ही ना दे, जनता ही एक प्रकार से कोई अगर मांगे तुरंत उसके खिलाफ केस करे तो फिर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजनीतिक दल बदल क्या है? फटाफट से आप बताएंगे राजनीतिक दल बदल क्या है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजनीतिक दल बदल के बारे में आप बताएं। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। राजनीतिक दल बदल क्या होता है? राजनीतिक दल बदल की अगर बात की जाए तो खास करके भारतीय संविधान में आप देखते हैं एक अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची, वो दल बदल से ही रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखेंगे। और अ, राजनीतिक दल बदल का अर्थ होता है कि किसी विधायक द्वारा उस पार्टी को छोड़ देना जिसके टिकट पर वह चुना गया था और दूसरे दल में चला जाए, तो वो होता है राजनीतिक दल को एक प्रकार से दल बदल। यानी कि मान लेते हैं जैसे कि कोई सांसद या कोई विधायक है और वो मान लेते हैं भाजपा से लड़ा था, बीजेपी का कोई सांसद है, बीजेपी का कोई सांसद है, अब वो एक प्रकार से बीजेपी से टिकट पा करके लड़ा था और जीत गया। अब उसको लग रहा है कि बीजेपी की नीतियां जो हैं, जिन नीतियों को ध्यान में रख करके उसने बीजेपी ज्वाइन किया था, अब वो नीतियां बीजेपी में नहीं रहीं, तो वो एक प्रकार से बीजेपी से हट करके और जाए कहाँ पर मिल जाए, आईएनसी में मिल जाए, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिल जाए। ठीक है, तो जब कांग्रेस में वो मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दल बदल, यानी कि एक दल से दूसरे दल में जाना। या कांग्रेस के कई सारे नेता भाजपा में आए हैं, आपने देखा होगा, या आपने देखा होगा कि जैसे सिंधिया जो थे, ठीक है, मध्य प्रदेश के थे शायद, तो
उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रकार से कांग्रेस से हट करके कहाँ पर आ गए, बीजेपी से मिल गए। ऐसा आपने सुना होगा, अभी आया था न्यूज में। तो ऐसे क्या होता है, इसी को बोलते हैं दल बदल। ठीक है, बहुत सारे नेता आप देखेंगे कि भाई जब लहर है भाजपा की तो भाजपा से चुनाव लड़ जाते हैं, और जब लहर है मायावती वाले पार्टी की तो वहाँ से लड़ गए, जब सपा की लहर थी वहाँ से लड़ गए। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जो राज्य हैं, वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वहाँ के विधायक थे, वहाँ के सांसद थे, तो उस पार्टी से लड़े, फिर दूसरे पार्टी में कूद करके हो गए, तीसरी पार्टी में कूद करके हो गए, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो उन्हीं को दल बदल कहा जाता है। तो किसी दल को छोड़ करके विधायक का निर्दलीय हो जाना, ये भी दल बदल का अर्थ होता है। ठीक है, या सांसद का निर्दलीय रूप में विधायक या सांसद बनना, बाद में किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लेना, ये भी दल बदल होता है। किसी विधायक का मूल सिद्धांतों पर अपने दल की नीतियों के विरुद्ध मतदान करना, तो ये सब भी दल बदल के अंतर्गत ही आता है। तो दल बदल यही होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लघु उत्तरीय प्रश्न है खंडवा से, केवल 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। 200 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है, ये बात ध्यान रखेंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो लगातार मैं देता रहता हूँ। प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन की राजनीति को स्पष्ट कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। तो राष्ट्रपति शासन की जो राजनीति है, इसके बारे में अगर बताएं तो देखें, राष्ट्रपति शासन का मतलब है किसी राज्य का नियंत्रण भारत के राष्ट्रपति के पास चला जाए। मतलब मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश, या फिर मान लेते हैं कि केंद्र सरकार है, अब उत्तर प्रदेश का शासन मान लेते हैं मुख्यमंत्री जी कहीं पर चले जाएं, या मुख्यमंत्री जी मतलब उत्तर प्रदेश, या मान लो किसी दूसरे राज्य में जहां पर संसद मतलब की जो विधायक मतलब विधानसभा है वो भंग हो जाए। तो जब किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है, या किसी एक प्रकार से प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पूरा का पूरा, या प्रधानमंत्री मतलब लोकसभा एक प्रकार से भंग हो जाए, तब जब लोकसभा भंग हो जाएगी तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो होगा वो शासन करेगा। लेकिन अब राष्ट्रपति शासन की अगर बात करें तो राज्य जो होता है, यूपी में मान लेते हैं मुख्यमंत्री जी अभी एक प्रकार से कहीं पर चले जाएं, या मान लेते हैं कि कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि भाई मुख्यमंत्री नहीं है, अब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगेगा, या मतलब कि विधानसभा भंग हो जाए, विधानसभा का कार्यकाल ना चल रहा हो, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से केंद्र सरकार इसके लिए राज्य के राज्यपाल को कार्यकारी अधिकार प्रदान करती है, और राज्य संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में राष्ट्रपति शासन से जुड़े हुए प्रावधानों के बारे में बताया गया है। ठीक है, 356 में अगर बात की जाए, 356 में बताया गया कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के मुताबिक एक प्रकार से काम नहीं कर रही है, तो वो लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 300 मतलब 56 में आप देखते हैं बताया गया 352 में कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक नियमों का पालन नहीं करती है, तो इस हालात में राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। या 365 में 60 में ये बातें बताई गई। अच्छा, 365 में बताई गई, 60 में नहीं, उसमें तो वित्तीय आपातकाल की बात की गई 360 में। तो 365 में बताया गया है कि 365 में बताया गया, एक बार फिर से सुनिए, 365 में बताया गया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए संवैधानिक नियमों का पालन नहीं करती है, तो उस हालात में राष्ट्र में मतलब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और 352 में कहा गया है कि आर्थिक आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, या एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट। राष्ट्रपति शासन की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से किस में लगता है, राष्ट्रपति शासन की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति शासन जो होता है वो ऐसी स्थिति में लगता है जब 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसका मतलब क्या होता है कि जब दोनों सदन ना चल रहे हो, या एक सदन ना चल रहा हो, लोकसभा भंग हो गई हो, या राज्य में विधानसभा भंग हो गई हो, तो राज्य एक प्रकार से वो लगाता है। ठीक है, अब इसमें 352, 356 और 360 देखें, 352, 356 और 360 ये 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, 352 में बताया गया है कि अगर जो है क्या हो, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं अगर राष्ट्रपति चाहें तो, यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है, तो वहाँ के एक प्रकार से विधानसभा को भंग करके वहाँ के राज्यपाल को एकदम से मुहैया कर मतलब राज्यपाल को आगे बढ़ा सकते हैं। 356 ये कहता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए संवैधानिक नियमों का पालन नहीं करती है, तो उस हालात में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
360 ये कहता है कि अगर वित्तीय आपातकाल आती है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अच्छा, इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाना भी जरूरी है, क्योंकि यदि चुनाव के बाद किसी पार्टी को बहुमत ना मिला हो तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यदि जिस पार्टी को बहुमत मिला हो वह सरकार बनाने से इनकार कर दे, राज्यपाल को दूसरा कोई संगठन ना मिले जो सरकार बनाने की हालात में हो, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि राज्य सरकार विधानसभा में हार के बाद इस्तीफा भी दे दे और दूसरे दल सरकार बनाने के इच्छुक हो या इच्छुक हैं या हालात में ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी एक प्रकार से राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसके अलावा यदि सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह ना कर रही हो तो भी एक प्रकार से हम लगा सकते हैं। यदि कोई सरकार जानबूझ करके आंतरिक अशांति को बढ़ावा दे रही है तो भी आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करती है तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति शासन के बारे में मैंने आपको बताया, जिसके बारे में आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो जो मैंने शुरू में चीज़ें बताई उनको थोड़ा सा ध्यान नज़रअंदाज करिएगा, ठीक है, बाकी चीज़ों को आप फोकस करेंगे। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण में आने वाली समस्याओं के निवारण के उपायों को बताइए। राष्ट्र निर्माण में जो समस्याएं आती हैं किसी भी राष्ट्र को बनने में या किसी भी राष्ट्र को एक प्रकार से आगे बढ़ने में, तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो उन समस्याओं के निवारण के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं उनको बताएं। बढ़िया प्रश्न है। तो इसके कई सारे उपाय हो सकते हैं। राष्ट्र के निर्माण में जो बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है, राष्ट्रीयता के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करते हैं, उसको लेकर के कई सारे उपाय हैं। सबसे पहला उपाय ये है कि सभी मतलब समाज के सभी स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, जिससे समाज को समझ में एक प्रकार से आए कि भाई चीज़ें क्या है, राष्ट्र क्या है, राष्ट्र के बारे में उनको जानकारी होगी तभी जान पाएंगे, शिक्षित समाज हो। दूसरा, राष्ट्र निर्माण में जो सुझाव दे सकते हैं उसके समस्याओं से मतलब की समस्याओं के समाधान के लिए दूसरा जो उपाय है वो ये है कि सरकार की नीतियों में सुधार करने की ज़रूरत है, जैसे कि कमज़ोर वर्गों की समस्याओं का समाधान किया जाए। तीसरी बात ये है कि तीसरा उपाय ये है, निवारण के सुझाव ये हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समझौते करने समझौते करने की ज़रूरत है, ताकि समाज को एक होकर के रहना पड़े। समाज तभी एक होकर के रहेगा जब समाज के सभी सदस्यों के बीच में तालमेल बैठाया जाएगा। चौथा उपाय आप ये कर सकते हैं कि समाज को स्वयं सुधारने की प्रेरणा देना चाहिए ताकि समाज जो है सुधर सके। पांचवा निवारण के उपाय ये हो सकता है कि समाज के समस्याओं को समझने के लिए समाज से संपर्क करना होगा और समाज की सुविधाओं को सुधारने की प्रवणता है उसको बढ़ाना होगा। इसके अलावा समाज को स्वतंत्रता स्वायत्तता की दिशा में ले जाना होगा ताकि समाज को स्वयं को संविधान करने की या संविधान को समझने की शक्ति मिले। समाज को सुख समृद्धि की दिशा में ले जाना होगा, ठीक है। समाज की समस्याओं को निपटने के लिए समाज को संबंधित सरकारी अधिकारियों से संपर्क करने की ज़रूरत होगी, जैसे कि समाज की सुविधाओं को समझने के लिए समझौते करने की जो प्रवणता है उसको बढ़ावा देना, समझने का जो तरीका है, जो मोटिवेशन है उसको भी देना। समाज से रिलेटेड जो समस्याएं हैं जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं से संपर्क करवाना ताकि कोई समस्या हो तो तुरंत संस्था में लोग पहुंच जाएं, जान पाएं, ठीक है। समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए समझौते को बढ़ावा देना। तो ये सब जब तक आप नहीं कर पाएंगे तब तक किसी समाज की समस्या खत्म नहीं हो पाएगी। तो सामाजिक समस्याओं को लेकर के तमाम प्रकार के सरकारी चीज़ें खोली जाएं जिससे क्या हो कि उसमें लोग जा करके अपनी समस्याओं का निदान पा सकें। तीसरा प्रश्न है, क्षेत्रवाद के अर्थ को स्पष्ट कीजिए एवं परिभाषा भी दीजिए। क्षेत्रवाद क्या होता है इसको समझाएं। क्षेत्रवाद की अगर बात की जाए तो क्षेत्रवाद जो होता है सामाजिक एकता में बहुत बाधा उत्पन्न करता है। क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद जो होता है एक ही बात होती है। ये एक प्रकार से एक ऐसी मानसिकता होती है क्षेत्रवाद या ऐसा आचरण होता है जिसके चलते व्यक्ति अन्य क्षेत्रों व उनमें रहने वाले व्यक्तियों के हितों की तुलना में अपने क्षेत्र या अपने क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की अभिवृद्धि को प्राथमिकता देता है कि हमारे क्षेत्र के लोग आगे बढ़ें और वो दूसरे क्षेत्र के लोग आगे ना बढ़ें। कि अगर वो इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो सोचेंगे कि भाई बच्चा किस क्षेत्र का है तो अपने क्षेत्र के लोगों को नौकरी देंगे, अपने ही क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्षेत्रवाद। वेबस्टर महोदय कहते हैं, वेबस्टर शब्दकोश है एक, उसमें बताया गया कि क्षेत्रवाद में एक विशिष्ट उपराष्ट्र या अधोराष्ट्र क्षेत्र के प्रति जागरूकता और भक्ति पाई जाती जिसकी विशेषता समान संस्कृति पृष्ठभूमि या हित होता है।
मतलब अपने क्षेत्र का हित, अपने ही क्षेत्र का हित साधना, ये होता है क्षेत्रवाद। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हेडविग हिंटज महोदय कहते हैं कि क्षेत्रवाद एक क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों की विशेष अनुराग या पक्षपात पूर्ण धारणाओं से रिलेटेड होता है, उससे संबंधित होता है। तो ये होता है क्षेत्रवाद भैया। क्षेत्रवाद का तात्पर्य एक ऐसे क्षेत्र से होता है या ऐसे क्षेत्र के व्यक्तियों के द्वारा स्वयं को दूसरे क्षेत्र के व्यक्तियों से श्रेष्ठ समझना होता है, साथ ही साथ अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हितों को प्राथमिकता देते हैं, सबसे ऊंचा रखने का काम करते हैं, तो होती है क्षेत्रवाद। ऐसे होते हैं भाषावाद, जो अपने मतलब भाषा को, अपनी ही भाषा को प्राथमिकता दें, अपनी ही भाषा को एक प्रकार से आगे बढ़ाएं, वो होता है भाषावाद। ठीक है। संप्रदायवाद, जो अपने ही संप्रदाय को सबको समझें, दूसरे के संप्रदाय की बुराई करे, अपने संप्रदाय की बड़ाई करे, अपने ही संप्रदाय को आगे बढ़ाए, तो होता है संप्रदायवाद। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो ये सब क्या होते हैं कि एक विशेष क्षेत्र को ही बढ़ावा देते हैं, विशेष संप्रदाय को, विशेष भाषा को बढ़ावा देते हैं, तो राष्ट्र की भावना इससे आहत होती है, राष्ट्रीयता में बाधा उत्पन्न करते हैं, राष्ट्रीय एकता में एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करते हैं चीज़ें। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, महिला सशक्तिकरण के लिए दिए गए अधिकारों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या बातें बताई गई हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए जो अधिकार दिए गए हैं सरकार के द्वारा, उन अधिकारों के बारे में बताएं। ठीक है, महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो महिला सशक्तिकरण क्या है भाई, सबसे पहले जान लें। महिला सशक्तिकरण की अगर बात किया है तो खास करके महिलाओं की स्थिति को अच्छा बनाना, महिलाओं की स्थिति को एक प्रकार से समृद्ध बनाना, महिलाओं को उनके वास्तविक अधिकार से परिचित करवाना, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलवाना, ये सब महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है। सबसे पहली बात, जो अधिकारों को लेकर के महिला सशक्तिकरण के लिए जो दिए गए अधिकार हैं उनकी बात करें तो पहला अधिकार है भैया समान वेतन का अधिकार। चूंकि चूंकि महिलाएं और पुरुष को एक प्रकार से पुरुष लोग जो होते हैं वो जब जो काम करते हैं वही काम अगर महिलाएं करती तो पुरुषों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, महिलाओं को कम मिलते हैं। आज मैं बताऊं, बॉलीवुड जो समानता की बात करता है, बहुत ज़्यादा उछल उछल करके कूदता है, उसको अगर बताएं तो वहाँ पर हीरो को काम करने के लिए लगभग करोड़ों में पैसे मिलते हैं, लेकिन हीरोइन को लाख में पैसे मिलते हैं, 5-6 लाख में हीरोइन को पैसे मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पाती हैं। 10 लाख पा जाती हैं या 1 करोड़ मान लेते हैं अगर हीरोइन पाएंगी तो लगभग 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपए पाएंगे हीरो लोग, तब काम करते हैं मूवी में। ठीक है, तो आप देखिए वहाँ पर भी समानता नहीं है, समान वेतन की बात नहीं होती, महिला सशक्तिकरण की बात नहीं होती है। बॉलीवुड की जो हीरोइनें हैं वो कहती हैं कि ऐसे करो, दुनिया भर की समानता की बातें करती हैं। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं समानता दिखाई पड़ती कि समान वेतन की समानता। तो समान वेतन का अधिकार जो है ये समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार बताया गया है कि वेतन या मजदूरी को लिंग के हिसाब से आप डिफाइन नहीं करेंगे कि ये महिला है और ये पुरुष है इसीलिए उसको ज़्यादा और उसको कम मिलेगा, ऐसा नहीं, सभी को बराबर मिलेगा। दूसरी बात ये बताई गई कि कार्यस्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून बनाया गया। ठीक है, यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत बनाया गया कि अगर कोई दिक्कत होती है इसके खिलाफ, तो अगर कहीं पर कोई दिक्कतें आती है महिलाओं को कोई एक प्रकार से, तो उसको लेकर के फिर जैसे महिलाओं को कोई छेड़ता है या कुछ भी करता है तो उसको लेकर के कहीं पर काम करने महिलाएं जाती, वहाँ पर अगर उत्पीड़न होता है उनके खिलाफ कोई काम, मतलब उनके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति आता है महिलाओं को, मतलब महिलाओं को लेकर के एक अलग सी धारणा बनाए रखते हैं लोग, तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि महिलाओं को लोग कोई छेड़ता है या कुछ भी ऐसी स्थिति आती है तो उसके खिलाफ भी केस होगा। ठीक है, तीसरी बात ये बताई गई कि अगर भ्रूण हत्या कोई करता है, ठीक है, उसके खिलाफ भी एक प्रकार से केस किया जाएगा। मतलब भारत में हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह एक महिला को उसके मूल अधिकार, जीने के अधिकार का अनुभव करने दे। गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीकी लिंग चयन पर रोक अधिनियम कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है। मतलब जो एक प्रकार से मान लेते हैं कि अगर बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जाते हैं और चेक करवाते हैं कि भाई ये हमारे बच्चे के पेट में, मतलब माता के पेट में बच्चा, मतलब बच्चा लड़की है कि लड़का है, तो लड़का होता तो लोग खुशी होते हैं, लड़की होती तो लोग दुखी हो जाते हैं। तो ये जो धारणा है इसको ख़त्म करने के लिए जो भ्रूण हत्या करवाते थे लोग, मतलब कि अगर लड़की है तो पेट, मतलब कि माता जी के पेट में ही है तभी से कुछ मतलब हो जाता था और वो ख़त्म हो जाती थी, उसी में भ्रूण हत्या हो जाती थी, तो उसको बैन किया गया। पहले बहुत सारे लोग ऐसी धारणा थी, तो पहले बहुत सारे लोग थे, मतलब ऐसी धारणा जो बना करके चलते थे, तो अब ये धारणा ख़त्म करवा दी गई पूर्ण रूप से।
संपत्ति का अधिकार जो है वो पुरुष और महिला को बराबर देने की बात की गई, चूंकि पुश्तैनी संपत्ति पर केवल पुरुषों के ही अधिकार हुआ करते थे। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया गया और उसमें बताया गया कि पुरुष और महिला के बराबर हक है। अब भले ही महिला जो है अधिकार नहीं लेती है अपने घर में, अपने भाइयों में हिस्सा नहीं बंटवाती है, वो अलग की बात है, लेकिन महिला और पुरुष दोनों को अपने माता पिता के उसमें पूरा अधिकार है। अगर मान लेते हैं कि जहाँ लड़की की शादी हुई है और वहाँ से वो भगा दी जाती है, वहाँ से एक प्रकार से वो उसके ससुराल वाले नहीं रखते हैं, अगर वो आपके घर पर रखती है तो भाइयों का कर्तव्य है कि जितना खेत पात अपना पाए हैं, पुश्तैनी जितनी भी पुरातन की ज़मीनें वगैरह हैं, धन संपत्ति है, वो अपनी बहन को भी दे, आधा मतलब बांट करके देना चाहिए। ठीक है, ये संपत्ति का अधिकार बताया गया। इसके अलावा गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार स्थापित किया गया। महिला सशक्तिकरण को लेकर के महिलाओं का पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर के अपने देश के बारे में सोचने समझने की क्षमता का विकास होना, ये सब एक प्रकार से महिला सशक्तिकरण के द्वारा किया गया। तो ये सब तमाम प्रकार के अधिकार महिलाओं को मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, और ये सब महिला सशक्तिकरण के कानून के द्वारा ही चीजें करी गई हैं। पांचवा प्रश्न है, चुनावी सुधारों की जरूरत पर प्रकाश डालिए। चुनाव में सुधार करने की क्या जरूरत है, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि एक प्रकार से नहीं हो रही हैं और चुनाव में जरूरी है। तो चुनावी एक प्रकार से चीज़ों के लिए बहुत सारी जरूरी इसलिए है, चुनावी सुधारों में बहुत सारे सुधार की जरूरत है चुनाव में। क्योंकि क्या होता है कि चुनाव में आजकल का चुनाव जो है बहुत सारे समस्याओं से ग्रस्त है, बहुत सारी चीज़ें उसमें परिवर्तन के लिए उपयोग, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो परिवर्तित होने योग्य है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात तो चुनाव सुधारों की जरूरत इस बात पर है कि सबसे पहली बात कि मत पत्र के प्रयोग के बजाय इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन के द्वारा मतदान किया जाए। जो पहले छप्पा लगा करके, मोहर लगा करके होता था, उसमें लोग बेईमानी कर लेते थे, तो अब वोटिंग मशीन के द्वारा अगर होगा तो उसमें केवल बटन दाबना रहेगा, तो ये ठीक रहेगा, मशीन से सारी चीज़ें हो जाएं। दूसरी बात, स्वैच्छिक मतदान के बजाय अनिवार्य मतदान हो, कि मतलब ये ना रहे कि भाई जिसकी इच्छा हो एक प्रकार से वोट डाले, जिसकी इच्छा हो ना डाले, सभी को डालना पड़े, ये एक अधिकार बनाया जाए। तीसरी बात ये कि नकारात्मक मत का विकल्प भी रखा जाए। ठीक है, अगर किसी को नहीं देना हो वोट, या किसी पार्टी को एक प्रकार से किसी पार्टी ने गलत काम किया है, तो उसके लिए एक ऐसा बटन बनाया जाए जिससे पता चले कि भाई उसको नहीं लोग दे रहे हैं। मतलब ये तो है, आपने चुना, मान लेते हैं एक बीजेपी का कालम है, ठीक है, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है, एक हाथी वाली पार्टी का है यानी कि मायावती की पार्टी का है, और एक और पार्टी जो है क्या नाम है, कांग्रेस सपा बसपा, इस सभी का, मुलायम वाली पार्टी। ठीक है, मुलायम यानी कि अखिलेश जिसमें है मुख्य रूप से, तो अखिलेश यादव पार्टी, एक बीजेपी वाली पार्टी, एक कांग्रेस वाली पार्टी, और एक एक प्रकार से मायावती वाली पार्टी। अच्छा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी है, तो मैं जहाँ पर यूपी में हूँ तो वहाँ पर ये सब पार्टियाँ प्रभुत्व में है। तो अब क्या हो कि बीजेपी मान लेते कोई ऐसा काम कर दे, गलत काम कर दे भारत में या यूपी में, तो क्या हो कि भाई अब इसने जो कि गलत काम किया है, तो उसमें एक नकारात्मक, एक प्लस वाला पॉइंट हो, एक माइनस वाला पॉइंट हो। तो अगर उसमें क्या हो, और एक हो वोट देने वाला, तो अगर वोट दे रही है उसको और प्लस वाला दाब दे रही है, तो यानी बीजेपी अच्छा काम कर रही है और उसको वोट दे दिया। लेकिन अगर बीजेपी ने गलत काम किया है तो उसको वोट ना दे करके आप माइनस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ठीक है, यानी कि नकारात्मक वाला एक प्रकार से एक बटन दी जाए उस मशीन में, ताकि ये लोगों को पता चले कि भाई कितने सरकार के कितने नकारात्मक, यानी कि उसके डिसलाइक कितने हैं। जैसे आप यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं तो उसमें एक लाइक होता है, एक डिसलाइक होता है। तो एक लाइक मारते हैं बहुत सारे लोग, जो जिनको अच्छा लगता है, जिनको नहीं अच्छा लगता वो डिसलाइक मारते हैं। तो ऐसी व्यवस्था की जाए वोट डालने में। ठीक है, ये सुधार हो सकता है। इसके अलावा नोटा का विकल्प रखा जाए, तो नोटा का विकल्प हो ही रहा है। इसके अलावा चुने गए प्रतिनिधियों को हराने या बुलाने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा मतगणना की सही विधि का विकास किया जाए। स्त्रियों और निर्बल समूह जो हैं उनके लिए सीटें आरक्षित की जाएं। इसके अलावा प्रत्याशियों के लिए समुचित आवश्यक योग्यता, और मतलब ये निर्धारित किया जाए कि भाई कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कौन सा व्यक्ति नहीं लड़ सकता है। उसके लिए कोई ये ना हो कि जो भी मर्जी आए वो चुनाव लड़ ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई कौन व्यक्ति लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है, इसके लिए एक नियम बनाया जाए। ठीक है, जैसे टीचर बनने के लिए होता है कि भाई आप बीटीसी और ये दुनिया भर का परीक्षा पास करके जाओ, टीटी, सुपर टेट, ठीक है, दुनिया भर का आप बीएड करके जाओ, या जैसे कि मान लेते हैं पीएचडी करके जाओ, तभी महाविद्यालय में आप पढ़ा पाओगे। तो ये सब जो अनिवार्यता है, ऐसे नेता मंत्रियों के लिए भी एक शिक्षा की व्यवस्था कर देनी चाहिए कि भाई अगर आप ये परीक्षा पास करोगे तभी आप ये चुनाव लड़ पाओगे। ठीक है, ऐसी व्यवस्था कुछ की जाए। इसके अलावा मतदान के लिए
योग्यता निर्धारित की जाए कि भाई अगर आप इतने मतलब ये होंगे तभी आप वोट डालने के अधिकारी होंगे। इसके अलावा चुनाव क्षेत्रों का पहले से निर्धारण कर लिया जाए। निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का संगठन बना लिया जाए। चुनाव खर्चे का निर्धारण और उस पर नियंत्रण करने की व्यवस्था बना ली जाए। इसके अलावा घूस देकर, शराब पिला करके, जबरदस्ती मत डालवाने के विरुद्ध जो है नियंत्रण रखा जाए। पैसा रुपया जो बढ़ता है उसको लेकर के रोक लगाई जाए। मतदाताओं के लिए भय का जो वातावरण होता है गांव वगैरह में, उनको ख़त्म किया जाए कि भाई इनको नहीं डालेंगे तो फिर ये मारेंगे, पीटेंगे, इस प्रकार का, तो ये सब खत्म किया जाए। छठा क्वेश्चन से नगर पालिका के कार्य और शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। नगर पालिका का क्या कार्य है और क्या शक्तियां हैं उनको स्पष्ट कीजिए। बढ़िया प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नगर पालिका की अगर बात की जाए तो जिसको आप म्युनिसिपालिटी बोलते हैं उसी को नगर पालिका बोलते हैं। ठीक है, तो म्यूनसिपालिटी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की सड़कें और नालियों की साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। दूसरी बात, मतलब पहली बात तो ये कि शहर में जितने भी सार्वजनिक शौचालय या मूत्रालय हैं उन्हें साफ सफाई और रख रखाव को व्यवस्थित करना, ये नगर पालिका का काम होता है। दूसरा काम होता है शहर की आबादी का जो कूड़ा करकट है उसको एकत्रित करके उसको एक प्रकार से इकट्ठा रखा जाए, उसको ख़त्म किया जाए। तीसरी बात ये है, तीसरा काम है कि शहर को स्वस्थ रखने के लिए उपाय और प्रबंध किया जाए। चौथा काम इसका है कि शहर में किसी प्रकार के संक्रमण और रोग को रोका जाए, उनके रोकथाम की उपाय की जाए। पांचवा काम है नगर पालिका का कि आबादी के द्वारा इस्तेमाल करने के बाद गंदे जल का निस्तारण यानी नाली वगैरह की व्यवस्था की जाए। छठी बात ये है, छठा कार्य ये होता है नगर पालिका का और शक्तियाँ ये होती हैं, किसी भी हानिकारक व्यवसाय को रोका जाए, उन पर नियंत्रण रखा जाए। इसके अलावा सभी सरकारी प्रमाण पत्रों का पंजीकरण नागरिकों को प्रदान किया जाए। इसके अलावा नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले घरों के जो स्वच्छ पेयजल है उनकी आपूर्ति यानी उनके लिए व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जल कल राजस्व संगठन मतलब संग्रह कर किया जाए। और इसके अलावा शहर के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण जो किया गया है, जबरदस्ती हस्तक्षेप किया गया है, उसको हटाया जाए। मृत पशुओं के शवों को हटाया जाए, उनको आवारा पशुओं को एक प्रकार से अलग रखा जाए। शहर में पर्यावरण को एक प्रकार से सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए। सड़कों में सुधार और चौड़ीकरण किया जाए सड़कों का। ये सब काम और शक्तियाँ ये सब किसके पास होती हैं? ये सब नगर पालिका के पास ही होती हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। नगर पालिका क्षेत्र को वार्ड में क्या है जिसमें कि प्रत्येक वार्ड के प्रतिनिधि का चुनाव किया जाए। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें नगर पालिका के काम और शक्तियाँ हैं। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के उपाय बताएं। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के कई सारे उपाय हैं, जैसे कि पहला उपाय है कि पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने के कुछ व्यापक अधिकार दिए जाने चाहिए और पंचायती राज संस्थाएं खुद अपने वित्तीय साधनों की वृद्धि करें, उनकी बढ़ोतरी करें। दूसरी बात यह है कि पंचायती राज सभाओं को और अधिक कार्यपालिकीय अधिकार दिए जाएं। बजट आवंटन के साथ समय समय पर विश्वसनीय लेखा परीक्षण भी कराया जाए और इस दिशा में सरकार द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ सराहनीय कार्य किया गया है पंचायती राज व्यवस्थाओं को लेकर के। तीसरी, पंचायती राज व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने के उपाय में आप कर सकते हैं कि महिलाओं को मानसिक और सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनाया जाए, जिससे निर्णय लेने के मामलों में जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर हो सकें। क्योंकि महिलाओं में देखा गया है कि वो एक प्रकार से किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने में उनको दिक्कतें आती हैं, निर्णय लेने में बड़ी वो पीछे होती हैं, तो उनके मामलों में विकास किया जाए। चौथी बात ये है कि पंचायतों का निर्वाचन नियम समय पर राज्य निर्वाचन आयोग के मानदंडों पर क्षेत्रीय संगठनों के हस्तक्षेप के बिना होना चाहिए। पांचवा काम ये किया जाए पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए, पंचायतों का उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग का आवंटन किया जाए कि भाई कौन सा पंचायत कितना अच्छा काम कर रही है, तो फर्स्ट सेकंड इस प्रकार से रैंकिंग जारी होगी, तो हर एक पंचायत अच्छा काम करना चाहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जब जो शीर्ष पर हो जाएगा, जो पहले स्थान पर होगा, उसको कुछ एक प्रकार से सम्मानित किया जाए पंचायतों को, तो इस प्रकार से जब होगा तो सशक्त बनेगी पंचायती राज व्यवस्था और अच्छा काम हो पाएगा। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में गठबंधन की राजनीति का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। जो भारत में गठबंधन की राजनीति होती है, गठबंधन की राजनीति में बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब गठबंधन की बातें आती हैं तो उसमें दिक्कत इस बात पर आ जाती है क्योंकि अस्थायी सरकारों का निर्माण होता है। अस्थायी सरकार सबसे पहला जो इसका आलोचना कर सकते हैं आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आलोचनात्मक मतलब होता है इसकी एक प्रकार से थोड़ा सा सही चीज़ों को बताना, हालांकि बुराइयों को ज़्यादा इसमें दिखाना, उसी को आलोचना बोला जाता है।
तो पहली दिक्कत आती है राजनीति में, खास करके भारत में गठबंधन की राजनीति में। सबसे पहली बात तो अगर गठबंधन की सरकार बनती है, जैसे इस समय मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन इंडिया जो गठबंधन बना है, ठीक है, इंडिया अलायंस, तो इसमें क्या किया गया है कि तमाम प्रकार के जो संगठन है, तमाम प्रकार के पार्टी मिलकर के बनाएंगी, तो इसमें अस्थायी सरकार होगी, मतलब सरकार कभी भी भंग हो सकती है। सरकार का कोई एक नियम नहीं होगा, कई सारे विचारधारा मिलकर के एक विचारधारा बनेगी, तो उसमें मतभेद होगा। जहाँ चार बर्तन नहीं है वहाँ खटपट लाग रही, कहावत आप सुने हुए। तो ऐसे क्या होगा कि अस्थायी सरकार का निर्माण हो जाएगा। दूसरी बात ये होगा कि कमजोर सरकार हो जाएगी, सरकार कभी भी भंग हो सकती है, सरकार में निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाएगी, और जिस दृढ़ता के साथ कोई एक पार्टी जो है निर्णय लेने की क्षमता रखती है, उतना गठबंधन वाली सरकार नहीं रख पाएगी। तीसरी बात, प्रधानमंत्री की भूमिका सीमित हो जाएगी। प्रधानमंत्री, जैसा प्रधानमंत्री आज मोदी जी हैं, जो भी सोच रहे हैं कर रहे हैं, वैसा फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके चूंकि क्या होगा कि भाई अगर मान लेते हैं कौन प्रधानमंत्री बनेगा, सबसे पहली बात तो यही होगी। अगर ये सब निर्णय हो भी जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, फिर उसके बाद में क्या होगा कि अखिलेश यादव की पार्टी को दूसरी बोलेगी, कांग्रेस को दूसरा बोलेंगी, मायावती को दूसरी बोलेंगी, बिहार वाली पार्टियां जो हैं वो कुछ दूसरी बोलेंगी, दक्षिण की पार्टियां जो है कुछ दूसरी दूसरी टाइप की बोलेंगी, मतलब कि ये करना चाहिए, वो बोलेंगे वो करना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, मत भ्रम हो जाएगा और चीज़ें हो नहीं पाएंगी सही तरीके से। चौथी बात है, सरकारों में अस्थायित्व नहीं रहेगा, सरकारें कभी भी भंग हो जाएंगी। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता को नुकसान होगा, इससे कभी भी किसी मामले में अच्छे तरीके से निर्णय नहीं आ पाएगा। इससे क्या होगा, क्षेत्रीय हितों पर अधिक बल मिलेगा, राष्ट्रीय हितों को हानि होगी, राष्ट्रीयता में के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी। इसके अलावा सुदृढ़ विदेश नीति का अभाव हो जाएगा, विदेश नीति भी ठीक ठाक नहीं रहेगी। इसके अलावा सरकार किसी स्पष्ट नीति पर कार्य नहीं कर पाएगी। इसके अलावा छोटे छोटे राजनीतिक दलों का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल की कमी हो जाएगी और फिर अच्छे तरीके से काम नहीं हो पाएगा। तो भारत में जो गठबंधन की राजनीति है, ये इसके आलोचनात्मक कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, ठीक है। जब कई सारी पार्टी मिल करके जो है इकट्ठा होती हैं और चुनाव लड़वाती हैं, फिर उसके बाद में एक मुखिया उसमें बनाती हैं, तो इसमें फिर एक प्रकार से वही होता है आपका गठबंधन, ठीक है। आगे देखिएगा, केवल 2 प्रश्न आपको करने होते खंडशः से, 5 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। 4 क्वेश्चन दिए थे, उनमें से केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं, बाकी 2 आपको छोड़ देने हैं। पहला प्रश्न है कि 1935 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्थापित करने में कहाँ तक सफल रहा है, इस बात को बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था पिछली बार, अब की बार भी आएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था भारतीय राजनीति पर किस प्रकार प्रभाव डाल रही है, बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, दबाव समूह से क्या अभिप्राय है, दबाव समूहों के विभिन्न लक्षणों का वर्णन कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, दल बदल के क्या कारण है, दल बदल को रोकने के लिए अब तक कौन कौन से उपाय किए गए हैं, फटाफट से आप बताएंगे। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इन प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ओके। बाकी मैं इन प्रश्नों को लेकर के मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप सभी लोग चिंता बिल्कुल भी ना करें, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।